हमारा मेन टॉपिक आता है वो आता है 1914 में, जब शुरू होगा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। कब तक चला है? 1918 तक चला है। सम पीपल से इट इज 1919 ऑल्सो। वाई? क्योंकि उसी टाइम पे ट्रीटी साइन हो रही थी। सो किसी किसी किताब में 1919 भी दिया जाता है, बट प्राइमरीली ये जो 4 साल थे, दिस वर द पीरियड ऑफ द वर्ल्ड वॉर दी फर्स्ट, राइट। अब वर्ल्ड वॉर दी फर्स्ट को पढ़ना, फिर इसके बाद क्या हुआ, उससे पहले हमको एक बीच का टाइम पीरियड पढ़ना है जो 1915 का है, जब यहाँ पर आएंगे एक प्रवासी होता है सब अ पर्सन जो इंडियन तो है बट वो इंडिया में नहीं रह रहा, आउट ऑफ इंडिया रह रहा है। तो अब 1915 प्राइमरीली 9 जनवरी 1915 को एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की। तो हेडिंग डालिए एमरजेंस ऑफ गांधी। देखो, जब भी हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो एक हम पढ़ते हैं गांधी जी इन इंडिया, और उससे पहले गांधी जी इन अफ्रीका, राइट। सो एमरजेंस ऑफ गांधी को भी हम 2 सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे। एक आएगा गांधी जी इन अफ्रीका और एक आएगा गांधी जी इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले ऑब्वियसली हम गांधी इन अफ्रीका पढ़ेंगे क्योंकि गांधी जी वॉज देयर ओनली। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले गांधी जी की, तो गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर, एक्सीलेंट, एट पोरबंदर, गुजरात। अब गांधी जी कोई छोटे मोटे घर को बिलोंग नहीं करते थे। गांधी जी, जिनका नाम मोहनदास करमचंद था, ये बेसिकली बिलोंग करते थे, इनके फादर जो थे ही वॉज अ दीवान। आप समझ लीजिए कि ये पोस्ट होगी इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर। सो गांधी जी के फादर जो हैं वो बेसिकली एक दीवान थे, और दीवान मतलब अ पर्सन विच इज इक्विवेलेंट आज के टाइम का एक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के वो बराबर थे। सो गांधी जी ने अपनी इनिशियल एजुकेशन को कंप्लीट करके वो लंदन चले गए, और वहां से ही केम बैक इन 1893। ठीक है, और 1893 में ही केम बैक टू गुजरात आफ्टर बिकमिंग अ बैरिस्टर। सबसे पहली चीज आती है व्हाट इज अ बैरिस्टर। वो लॉयर जो लॉ की पढ़ाई लंदन से करके आता है उसको बैरिस्टर कहते हैं। तो लॉयर तो थे पर बैरिस्टर वाई? क्योंकि ये लंदन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आए थे। 1893 में ये वापस आते हैं, और 1893 में ही वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे उनका जो लॉ का करियर है उसको ज़्यादा कुछ हवा नहीं मिलने वाली, कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो उस टाइम पे इनके क्लाइंट होते हैं इन अफ्रीका, जिनका नाम होता है दादा अब्दुल्ला। सो दादा अब्दुल्ला इनके क्लाइंट होते हैं, गुजराती क्लाइंट होते हैं, जो अफ्रीका में काम कर रहे होते हैं। और ये गांधी जी को बोलते हैं आप ऐसा करिए, आप मेरे पास आइए और मेरा जितना भी लॉ के रिलेटेड काम है उन सब चीज़ों को आप संभालिए। तो गांधी जी भी अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं एंड ही गोज टू अफ्रीका। ये है गांधी जी का इनिशियल कहानी। बट बिफोर गेटिंग टू व्हाट हैपेंड विद गांधी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग इन अफ्रीका। हमारे यहाँ पे कितने तरह के लोग थे, कितने रंग के लोग थे? 2, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। अफ्रीका में 3 रंग के लोग थे। एक थे व्हाइट्स हु वर यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स नहीं, वहां पे डच भी थे। ठीक है, सो व्हाइट्स वर द यूरोपियंस, ब्लैक्स वर अफ्रीकन्स, क्योंकि वो हमसे ज्यादा काले हैं, they were the Africans, and the other were the brown मुंडे, brown, जिनको हम colored भी कहते हैं। ठीक है, so these were basically brown people और they were the colored and primarily they were Asians। अब बात आती है कि एशियंस अफ्रीका में क्या कर रहे हैं। तो अफ्रीका में वो जाते थे प्राइमरीली फॉर लेबर वर्क। ठीक है, आप अफ्रीका की हालत अभी भी देख सकते हो, क्या हालत है वहाँ पे, कितनी ज़्यादा भुखमरी है। प्राइमरीली जो आपके ये सहारा और साहेल रीजन के आसपास के लोग हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। अभी हाल ही में नामीबिया में एक डिंग वायरस भी वो हुआ है, नाम बड़ा अजीब सा है डिंग वायरस, बट उसके अगर आप देखोगे ना सो उसमें बॉडी में शेक्स हो जाते हैं एंड व्हेन यू वॉक इट सीम्स एज इफ यू आर डांसिंग, सो इसलिए उसको डिंग वायरस बोलते हैं। सो अभी नामीबिया में उसका केस आ गया। सो बहुत बुरी हालत है इफ यू सी अफ्रीका ऑल्सो। ठीक है, सो अफ्रीका में मोस्टली लोग जाते थे एज लेबर्स। ठीक है, अब देखो लेबर भी 2 प्रकार के होते थे, एक होते थे डेंचर्ड लेबर्स और एक होते थे इंडेंचर्ड लेबर्स। डेंचर्ड लेबर्स वर दोज लेबर्स जिनको लेके गए हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स
और 15-20 साल के बाद दे टेंड टू कम बैक। ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर्स वो होते थे जो गए तो थे 10-15 साल के लिए, बट अब वो वहीं पर ही रह चुके हैं, वो होते थे इंडेंचर्ड लेबर्स, और वही थे प्राइमरीली ब्राउन मुंडे या और द कलर्ड्स। अब बात आती है कि अफ्रीका में काम चल कैसे रहा था। सो अफ्रीका का जो प्राइमरीली नॉर्दर्न रीजन था ना, नॉर्थ वाला रीजन, वहां पे रहते थे आपके डच, और जो साउथ का रीजन था वहां पे प्राइमरीली ब्रिटिशर्स रहते थे, राइट। और इसीलिए जो साउथ का रीजन है इट वाज अ लिटिल मोर एडवांस्ड इन कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न रीजन, और इसीलिए साउथ में ब्रिटिश खुश है और ऊपर डच खुश है। जो डच वाले या जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में थे उनकी बड़ी बुरी हालत थी, और प्राइमरीली वहां पे पीजेंट्स काम करते थे। उन पीजेंट्स को प्यार से अफ्रीका में बोयर्स कहते थे। आपने सुना है बोयर वॉर, यही है वो बोयर वॉर। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, ये अपने खुदाई कर रहे हैं, ये अपने काम कर रहे हैं वहां पे कॉलोनी बनाकर। कहानी में ट्विस्ट आता है 1890s के अलोंग, जब बोयर्स काम करते करते, खुदाई करते करते वहां पे डायमंड मिल गया, और ब्रिटिशर्स जो साउथ में खुश थे उनका पूरा ध्यान नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट। और जिसके चलते बोयर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में टसल होना शुरू हो गया। और इसीलिए अगर हम देखें पीरियड को तो 2 इंपॉर्टेंट बोयर वॉर्स भी हुई हैं, फर्स्ट बोयर वॉर एंड द सेकेंड बोयर वॉर, राइट। फर्स्ट बोयर वॉर में कौन जीता? बोयर्स जीते, तभी तो सेकेंड हुई, वरना होती नहीं। सेकेंड बोयर वॉर में ब्रिटिशर्स जीत गए, जिसके बाद बोयर्स कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, तो सेकेंड बोयर वॉर में ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं तो बहुत कम है, बट अगर आ जाए तो याद रखिएगा। मुझे बताओ, सेकेंड बोयर वॉर में, मैं बता देती हूँ, सेकेंड बोयर वॉर में गांधी जी भी थे। गांधी जी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड बोयर वॉर, क्योंकि गांधी जी को लगा कि अगर हम ब्रिटिशर्स का साथ देंगे तो हो सकता है कि कल को ये थोड़े से हमारी तरफ कंसिडरेट हो जाएंगे और हमारी मांगों को भी पूरा करेंगे, राइट। सो इसीलिए गांधी जी ने सेकेंड बोयर वॉर में बोयर्स का साथ ना देते हुए ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, और इसके लिए गांधी जी केम बैक टू इंडिया ऑल्सो, ताकि यहाँ से जो है आर्मी के लिए लोगों को रिक्रूट करके लेके जा सके। अच्छा, मुझे बताओ, गांधी जी को अलग अलग नामों से जानते हैं, क्या क्या नाम है? फादर ऑफ द नेशन, बापू, वेरी गुड, व्हाट एल्स? केसरी हिंद। सो अगर आपको पूछे केसरी हिंद का टाइटल किसको मिला था? गांधी जी को मिला था। कब मिला था? आफ्टर द सेकेंड बोयर वॉर मिला था। तीसरा क्वेश्चन है किसने दिया था? तो ब्रिटेन पार्लियामेंट ने दिया था। लेकिन आपने ये केसरी हिंद नहीं सुना होगा, क्योंकि जब 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर होगा तब गांधी जी यही टाइटल देके मुंह पर मारेंगे और बोलेंगे अपने टाइटल अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए, राइट। सो अभी के लिए याद रखना, केसरी हिंद, दैट वाज द टाइटल गिवन टू गांधी जी आफ्टर द सेकेंड बोयर वॉर बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। केसरी हिंद इज बेसिकली नेम ऑफ अ बटरफ्लाई। ठीक है, सो कभी भी आपको पूछे केसरी हिंद, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ केसरी हिंद, डोंकी, डाक, ये वो, तो याद रखना इट इज नेम ऑफ अ बटरफ्लाई, जिसको पिछले आई थिंक 1.5 साल पहले अरुणाचल गवर्नमेंट ने एज अ स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था। और उसका नाम केसरी हिंद इसीलिए है क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर है और पूरा केसरी तिरंगा जैसा ही दिखती है, तो इसलिए उसको केसरी हिंद कहते हैं। ठीक है, सो केसरी हिंद एट प्रेजेंट इट इज नेम ऑफ अ बटरफ्लाई, एंड हु वाज गिवन द टाइटल? गांधी जी वाज गिवन द टाइटल ऑफ केसरी हिंद, राइट। अब गांधी जी अफ्रीका पहुंच गए। जैसे ही गांधी जी अफ्रीका पहुंचे, गांधी जी को लगा आई एम एन एजुकेटेड मैन, आई एम अ बैरिस्टर, तो यहाँ पे आई एम वर्किंग एंड आई एम अर्निंग ऑल्सो वेरी गुड, तो मेरे को आराम से जिंदगी व्यतीत करूंगा अपनी। तो गांधी जी ने भी, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी थी नहीं गांधी जी को, तो गांधी जी एक बार एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम पेट्रोया टू डर्बन। ठीक है, और वहां पे ट्रैवल करते करते ही वाज ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट। ठीक है, ट्रैवल करते हुए उनको एक स्टेशन पर रोक दिया गया बाय द टीटी, और उसने बोला कि आप यहाँ फर्स्ट क्लास में क्या कर रहे हो?
तो उन्होंने दिखाई अपने टिकट की, भाई टिकट लेके बैठा हूँ। तो गांधी जी को उठाकर धक्के मार के स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। क्यों? उनको बोला गया कि आपकी औकात नहीं है कि आप हमारी बराबरी में फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट में काम करिए, राइट। गांधी जी जैसे ही, अब ऑब्वियसली किसी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और किसी को गिराया जाए, और गांधी जी के लिए इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग कि इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सो गांधी जी को जब बाहर निकाला गया, गांधी जी वेंट टू अ होटल कि वहां जाके उनको एक रूम मिल जाए। वहां पर भी उनको रूम नहीं मिला। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ ब्लैक। तो इसीलिए उनको वहां पर रूम भी नहीं मिला। एंड दैट इज व्हेन गांधी जी रियलाइज्ड कि अफ्रीका में कितना डीप रूटेड है अपार्थीड, एंड दैट इज व्हेन गांधी जी विल स्टार्ट हिज स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड, राइट। सो व्हाट इज अपार्थीड? इट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रेसिज्म कहते हैं इसको। आजकल रेस तो वर्ड इस्तेमाल ही नहीं होता है। आप किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ रेस डिस्क्रिमिनेट तो बड़ी दूर की बात है, आप लिखते भी नहीं हो। रेसिज्म हो गया जब आप किसी के फिनोटिपिक वेरिएशंस के ऊपर कमेंट करें और आप उन बेसिस के ऊपर उनको डिस्क्रिमिनेट करें, राइट। जैसे एक गोरा, एक काला, किसी की छोटी आंखें होगी तो उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना, तो फिनोटिपिक हो गया योर फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। सो जब आप फिजिकल अपीयरेंस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करें, दैट इज कॉल्ड एज अपार्थीड। और अफ्रीका में ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में मैसिवली डिस्क्रिमिनेशन होती थी, एंड दैट इज व्हेन गांधी जी विल स्टार्ट द जर्नी अगेंस्ट अपार्थीड। नेल्सन मंडेला इज नोन एज द ब्लैक गांधी। तो आप सोचो गांधी जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा अफ्रीका में कि उनके अफ्रीका वाले को ब्लैक गांधी कहते हैं, हमारे वाले को व्हाइट नेल्सन मंडेला नहीं कहते। बिकॉज गांधी जी वॉज वन ऑफ द पाइनियर्स टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट अपार्थीड, ठीक है। सबसे पहले गांधी जी ने फॉर्म किया नेटल इंडिया कांग्रेस, ठीक है। अच्छा, नेटल बेसिकली पता है क्या था? ये जो जैसे ऊपर के रीजन को बोयर्स का रीजन कहते थे, साउथ के रीजन को नेटल रीजन कहते थे, इसलिए इसका नाम नेटल इंडिया कांग्रेस पड़ा, राइट। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं। आप सोचो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा रहा है कि जिस स्टेशन से उनको धक्के मार के निकाला गया था, आज उसी स्टेशन पे उनका ब्लैक स्टैचू खड़ा है, ठीक है। पीटर मार्टिन्सबर्ग स्टेशन का नाम था, हाँ जी, जहां पे उनका आज भी स्टैचू खड़ा हुआ है। और 2018 में ये न्यूज में भी था, बिकॉज द ऑपोजिशन गवर्नमेंट वांटेड कि हम गांधी जी का स्टैचू हटा दें, बट वो आज भी वहां पर लगा हुआ है, राइट। एक गांधी जी का एक स्टैचू नहीं है, गांधी जी के अफ्रीका में 2-3 जगह स्टैचू लगे हैं, और एक स्टैचू उनका ऐसा है कि जिसमें आप पहचान नहीं पाओगे कि ये गांधी जी है, क्योंकि गांधी जी ने धोती तो यहाँ के पहनी थी, वहां पर वो सूट पैंट में होते थे। तो एक उनका स्टैचू पैंट कमीज में है, पैंट कमीज और ऊपर लंबा सा कोट, तो वो पहचाने नहीं जा रहे गांधी जी हैं। फिर जो डरबन वाला है उसमें है गांधी जी ने धोती पहनी और डंडा हाथ में रखा है, फिर लगा कि ये तो अपने गांधी जी हैं। तो सबसे पहले गांधी जी ने बनाया जी नेटल इंडिया कांग्रेस। नेटल इंडिया कांग्रेस बेसिकली क्या था? इट वाज बेसिकली द वॉइस ऑफ द इंडियंस इन द अफ्रीका, फर्स्ट। नंबर सेकंड, गांधी जी ने फिर एक और चीज बनाई, दैट इज योर फिनिक्स सेटलमेंट। फिनिक्स सेटलमेंट जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया। बेसिकली गांधी जी ने वहां पे एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या स्टार्ट किया? इंडियन ओपिनियन, राइट। और ये जो प्रेस में लोग काम करते थे ना, इस प्रेस में, उन सब लोगों को इकट्ठे गांधी जी ने फीनिक्स सेटलमेंट में सेटल कर दिया था, ठीक है। सो अगर पूछा जाए वेयर वॉज द फीनिक्स सेटलमेंट, इट वॉज इन अफ्रीका, राइट। इन 2020 Phoenix settlement got national heritage site tag by African government, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने 1910 में फॉर्मेशन किया टोल्स्टॉय फार्म का। टोल्स्टॉय फार्म बेसिकली क्या था? टोल्स्टॉय फार्म का मतलब हो गया जैसे यहाँ का साबरमती आश्रम था, ये वहाँ का साबरमती आश्रम था। सो गांधी जी के फॉलोअर्स जो थे वो सारे के सारे कहाँ रहते थे? वो सारे के सारे टोल्स्टॉय फार्म में उनके साथ रहते थे, राइट। इन 2024 टोल्स्टॉय फार्म में गांधी जी का 8 फुट बड़ा स्टैचू लगाया गया है, इसीलिए भी दिस वॉज इन न्यूज, ठीक है। सो गांधी जी ने नंबर ऑफ थिंग्स की है इन अफ्रीका।
from forming the Natal India Congress to starting a newspaper called as the Indian Opinion, इसी के साथ Phoenix Settlement and the Tolstoy Farm, right? अब गांधी जी का स्ट्रगल किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट अपार्थीड। अब अपार्थीड के अगेंस्ट लड़ते लड़ते गांधी जी केम अक्रॉस अदर थिंग्स ऑल्सो विच वर नॉट गुड इन अफ्रीका। सबसे पहले अगर हम बात करें गांधी जी के सत्याग्रह, अब अगर हम बात करें सत्याग्रह इन अफ्रीका गांधी जी के, तो गांधी जी के मेजरली 3 सत्याग्रह रहे हैं। नंबर 1 सत्याग्रह इज अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नाउ व्हाट इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? इट इज आर आधार। इसको आप आधार की तरह मान लो, राइट? द अदर डे वी वर टॉकिंग कि जब आधार आया था तो गवर्नमेंट ने बोला हर जगह आधार जो है कर दो, लगा दो, है ना? सिम लेना है उसके लिए भी, कुछ भी खाना पीना है उसके लिए भी आधार लगा दो, हर इंपॉर्टेंट जगह पे एज आइडेंटिफिकेशन आधार शुड बी देयर। जिसके चलते सबने बोला कि अगर आधार हर जगह लेके फिरेंगे तो फिर राइट टू प्राइवेसी कहाँ गया? ठीक है ना? हमने किया था ना विच जजमेंट? पुट्टस्वामी जजमेंट, वेरी गुड। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या था ना, उस टाइम पे जो वहां पे एशियंस काम कर रहे थे उनके पास वहां पे पासपोर्ट की जगह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता था, राइट? सो जिनके पास भी अगर चल रहे हो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाता था, राइट? सो गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था इन अफ्रीका, और ये एक पैसिव सत्याग्रह था, इतना एक्टिव नहीं था, ठीक है? जैसे ही गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, बाकी लोगों ने भी इनको ज्वाइन किया, गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया और गांधी जी को बहुत मार भी चली, ठीक है? लेकिन उनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा थे कि एक टाइम के बाद जेल छोटी पड़ गई लेकिन फॉलोअर्स कम नहीं हुए, ठीक है? सो लोगों के लिए उस टाइम पे जेल में जाना यूज्ड टू बी अ फीलिंग ऑफ प्राउड कि हम जेल में आए हैं, राइट? आपको इसका महत्व, इंपॉर्टेंस समझ आएगा जब हम भगत सिंह पे जाएंगे। जब भगत सिंह अपने आप को खुद जेल में बंद करवाएंगे आपको तब समझ आएगा कि उस टाइम पे जेल में जाने का मतलब क्या होता था, राइट? सो दिस वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन अफ्रीका। इसके अलावा जो गांधी जी ने आवाज उठाई थी, इट वाज अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन। इंडियन माइग्रेशन इसीलिए क्योंकि गांधी जी की पॉपुलैरिटी और गांधी जी के फॉलोअर्स विद एवरी पासिंग डे बढ़ते ही जा रहे थे। तो इन्होंने बोला कि अफ्रीका में, अब देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है एंड दैट कॉन्टिनेंट हैज नंबर ऑफ कंट्रीज एंड दोज कंट्रीज समवेयर और द अदर हैज सर्व्ड एज कॉलोनीज। तो इन्होंने बोला कि भैया देखो जो भी इंडियंस हैं वो एक कॉलोनी से उठ के दूसरी कॉलोनी में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यही कर सकते हैं, और क्या करेंगे? गांधी जी की पॉपुलैरिटी को तो रोक नहीं सकते पर गांधी जी के फॉलोअर्स को तो वहां तक पहुंचने में रोक देंगे। सो दिस वाज गांधी जी सेकंड सत्याग्रह इन अफ्रीका। और अब गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक आता है जब अफ्रीका में इंट्रोड्यूस हुआ इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। अब इन्होंने बोला वो सारे मैरिड कपल्स जिनकी नॉन क्रिश्चियन तरीके से शादियां हुई हैं, हम उनको शादीशुदा नहीं मानते। कि आप जो 7 फेरे लेकर आए हो हमारे यहाँ पे वो शादी नहीं है, हमारे यहाँ पे या तो शादी रजिस्टर होगी या तो क्रिश्चियन मेथड के ऊपर या क्रिश्चियन रिचुअल्स को फॉलो करके शादी होने वाली है। अब उन बच्चों का क्या होगा जो इन कपल्स के थे? माने नहीं जाएंगे। मतलब ना ही उनका कोई सर्टिफिकेट, ना ही उनकी कोई सिटीजनशिप, ना ही उनके पास कोई राइट। व्हाई? क्योंकि पेरेंट्स ही इनवैलिड हैं, उनकी शादी ही इनवैलिड है। एंड दैट वाज गांधी जीज मास्टर स्ट्रोक एंड वन ऑफ द मास सत्याग्रहs इन अफ्रीका, जब women also left their पर्दा at home and came onto the streets. This was the first time. उससे पहले सपोर्ट था लेकिन औरतें घरों के अंदर थी, लेकिन इस इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस के बाद औरतें भी सड़कों पर आ गई। किताबों में लिखा होता है women left their पर्दा at home. पर्दा मतलब घर के पर्दे नहीं, पर्दा मतलब एग्जैक्टली पर्दा मतलब कन्फाइन नहीं है वो 4 दीवारी में, सबकी सब बाहर आ गई कि आप ऐसे हमारी शादियों को इनवैलिड नहीं कर सकते। और इस टाइम तक आते आते जो पीरियड था वो था 1911 का, और तब 1911 में वही धर्मपति और धर्मपत्नी पहुंचते हैं अफ्रीका, एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम
जब गांधी जी अपने पॉलिटिकल गुरु से मिलेंगे, विच इज गोपाल कृष्ण गोखले, और तब वहां जाकर जो है यूनिफिकेशन शुरू होगा और अब उनके राइट्स को समझा जाएगा और रिकॉग्निशन भी मिलना शुरू हो जाएगी। राइट, सो दिस वाज गांधी जी's जर्नी